Hey guys, hello everyone, myself शादाब, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेरेब्रल हाइट्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन या एट अ पॉइंट इन ट्रांसवर्स पोजीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइटिंग खराब आ रही है, इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इट्स ट्रांसवर्स पोजिशन या यहां पर लगा लो ऑन इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ठीक है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मौजूद है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। मान लो कि आपके पास में एक डायपोल है, इसका ये चार्ज है -q, इधर की तरफ +q। ठीक है, इस डायपोल का नाम है AB, इसकी लेंथ है 2l और इसका मिड पॉइंट जो है, तो इसके मिड पॉइंट से, इस डायपोल के मिड पॉइंट से जो प्लेन पास होता है ना, उसी को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और उस प्लेन पर किसी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इक्वेटोरियल लाइन है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है इस पॉइंट P पर। ठीक है, तो देखो हमारे पास डायपोल की लेंथ है 2l, हमने मान लिया इसका मिड पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। तो इस मिड पॉइंट O से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया r है। ठीक है, इस मिड पॉइंट O से इस P तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया कि r है। अब हमको इस माइनस और इस प्लस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी होती है, kq/r का स्क्वायर, यही होती है ना। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q चार्ज, तो -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। देखो ये जो लेंथ है, ये क्या इस चार्ज इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि AP जो है आपकी लेंथ है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज है, हमने इसको मान लिया E1 है। ठीक है, कितनी है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और उसके बीच की जो लेंथ है पॉइंट और चार्ज के बीच की, वो है AP, तो AP का स्क्वायर। अब बताओ इसके डायरेक्शन की बात करें अगर अपन डायरेक्शन की, तो देखो ये -q चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ, ये E1 इधर की तरफ बनेगी। ठीक है, अच्छा ये E1 इधर की तरफ। सेम तरह से आप +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर बता सकते हो कितनी होगी। देखो अगेन मैं B और P को ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो है Q0 और B के बीच का सेपरेशन यही होगा ना, BP। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +q चार्ज की बात करूं, तो +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगी, और वो कितनी होगी भाई, वो होगी के q डिवाइडेड बाय BP का स्क्वायर। अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो देखो इसका डायरेक्शन P से लेके A की तरफ, तो इसका डायरेक्शन मैं बता देता हूं अलोंग PA, और इसका डायरेक्शन जो है, देखो इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्यू नॉट रखा मतलब इसको रिपल करेगा, मतलब इस तरफ, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो बनेगी वो इस तरफ बनेगी।
ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई बी पी का स्क्वायर, और किस तरफ है ये, बी से लेके पी की तरफ, अलॉन्ग बी पी, अलॉन्ग बी पी। तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा, ये डायपोल के साथ में ये जो लाइन है ना, ये अगर थीटा एंगल बना रही तो सिमेट्री से दोनों तरफ थीटा एंगल होगा, सिमेट्री के कारण ये दोनों तरफ थीटा एंगल होगा। तो क्या आपको अब दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल POB एंड POA। तो क्या मैं इस ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं? ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किसी भी एक ट्राइंगल में लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं अपन। कौन से ट्राइंगल में, चलो हम लगा लेते हैं POA में, ट्राइंगल POA में। देखो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहता है। अब हाइपोटेनियस है आपके पास में AP, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, R का स्क्वायर, और बेस कितना है, L का स्क्वायर। ठीक है, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करें सिमिलैरिटी से, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली BP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से अगर आप AP की बात करोगे तो AP हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। थोड़ा छोटा हो लिख दिया, बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अगर मैं बात करूँ AP की तो AP हो जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां पर लिख देता हूँ। ठीक, यहां से अगर मैं बात करूँ AP की तो AP हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली BP का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा, BP का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और BP जो है वो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पाइथागोरस थ्योरम से क्लियर हो गई। अब देखो बस यहां पर वैल्यूज रखना है, यहां पर वैल्यूज रखना है। तो अगर आप वैल्यूज रखोगे इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में, तो देखो यहां से क्या E1 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, E1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, के क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां तक क्या आपको क्लियर है? क्या E1 और E2 मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है? क्या E1 और E2 मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है? अब हम बात करें पॉइंट P पर। देखो पॉइंट P पर हम थोड़ा वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट P पर अगर हम आए, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, समझो यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं यहां पर, तो देखो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब क्या E1 और E2 के दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं? एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। बहुत ही आसान है, देखो जिधर की तरफ एंगल बने ना उधर की तरफ cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जिधर की तरफ एंगल ना बने उधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा। तो देखो अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट में देखूं E2 का, तो ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, E2 sin थीटा, और इसका कंपोनेंट देखो नीचे की तरफ है E1 का कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो इधर कितना, E1 cos थीटा, और देखो E1 cos थीटा, थीटा इसके साथ है तो इधर की तरफ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E2 cos थीटा कैसे, देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल। अगर आपको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई ना तो मैं एक बार फिर से बता दूं, देखो कि ये वेक्टर का रिजोल्यूशन इस तरह से होता है। ये ओरिजिन होता है, यहां से कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, अब देखो
मैं यहां पर इसको रिजॉल्व करना चाहता हूं एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये ट्राइंगल बना राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। अब देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर हो गया ये, इसको मैंने कह दिया ए एक्स है और इसको मैंने कह दिया इसको मैंने कह दिया ए वाई है और इसको कह दिया ए एक्स है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई है, तो इसको ए वाई कह दिया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा ए वाई बाय ए। तो यहां से ए वाई की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये ए साइन थीटा और ये ए कॉस थीटा, इसी तरह से। तो आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसी चीज को। अब समझो कि E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा। तो क्या E1 और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? सिंस मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को, सिंस E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। तो क्या करेंगे भाई, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ये मार्कर है, इस मार्कर को एक इंसान इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, एक इंसान इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। तो टोटल मिला के मार्कर क्या डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ नेट मिलाकर 0 है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। भाई इसने ऊपर खींचा और इसने नीचे खींचा और दोनों बराबर है, तो यहां पर ई नेट जो है परपेंडिकुलर की वजह से, ई नेट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो कितनी हो जाएगी? 0। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की देखो, इधर देखो E1 cos थीटा भी इधर की तरफ, E2 cos थीटा भी इधर की तरफ। तो क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में? तो इन दोनों का सम हो जाएगा। मतलब क्या है कि E नेट एट पॉइंट P ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी हो गई भाई? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या यहां से E1 और E2 को मैं सम करके cos थीटा को कॉमन ले लूं? तो E1 प्लस E2 cos थीटा। यहां तक कि अगर आपको क्लियर है तो इसके आगे क्वेश्चन नहीं, बस मैथमेटिक्स है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो E1 प्लस E2 cos थीटा। अब आपको cos थीटा की वैल्यू का कोई अंदाजा नहीं है, तो अपने को cos थीटा निकालना है। देखो यही ट्राइंगल ले लो, फिर से यही ट्राइंगल ले लो, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल था? ट्राइंगल POA। मैं फिर से बना देता हूं, ट्राइंगल POA। यहीं पर मैं cos थीटा की वैल्यू आपको निकाल कर बता दूंगा, ठीक है। ट्राइंगल POA, ये एंगल थीटा। बताओ cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये लेंथ थी L, हाइपोटेनियस था ये स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या cos थीटा की वैल्यू मेरे को यहां से पता चल गई कितनी? L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, पता चल गई ना? L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंस cos थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय, अब देखो स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं पावर 1/2, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2। ये वैल्यू को रख दो इस जगह पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको मुझे यहां पर एक ब्रैकेट बना देने दो, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। यहां तक क्या आपको क्लियर है? यहां तक कि अगर आपको क्लियर है तो आगे बहुत आसान है। समझो मैंने क्या किया कि इस बोर्ड को रब कर दिया, ठीक है, इस बोर्ड को रब कर दिया। अब समझो सारा मिटा देता हूं, ठीक है। अब समझो कि मुझे निकालना है E नेट एट पॉइंट P। तो E1 की वैल्यू मेरे को पता है, E1 की वैल्यू थी KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी सेम थी KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था cos थीटा जिसकी वैल्यू थी L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2। अब समझो
ये के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक बार, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक बार, तो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब समझो 2QL, मतलब इसको मैं यूं लिखता हूं Q इंटू 2L, 2QL, तो हमको पता है Q इंटू 2L जो है वो डायपोल मोमेंट P होता है, डायपोल मोमेंट P होता है। तो मैं क्या यहां पर 2QL को हटाकर P लिख दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ K इंटू P बचा डिवाइडेड बाय, अब इनको देखो, ये पावर कितनी है, 1 है, ये कितना है, आधा, 1 और आधा होता है 1.5, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3 का आधा, 3 का आधा मतलब कितना, 3/2, मतलब इसको मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, बहुत आसान। देखो फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक बार, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक बार, मतलब कितना हो गया टोटल 2, 2QL को हटाकर मैंने लिख दिया P, ठीक है। तो K इंटू P डिवाइडेड बाय, ये एक बार, ये आधी बार, 1 और आधा 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 1.5, ठीक है। ये हो गया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम में। अब समझो, कल जिस तरह से हमने बताया था कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट है वो इस डायपोल के कंपैरिजन में, डायपोल की लेंथ की कंपैरिजन में बहुत दूर हो, तो डायपोल की लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी और आर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बताओ, अगर मैंने 0.5 का स्क्वायर किया तो क्या होता है, 0.25, मतलब ये छोटी क्वांटिटी, इसका स्क्वायर किया तो और छोटी हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आर बहुत बड़ा है और एल बहुत छोटा है, कहने का मतलब ये कि आर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करीब करीब 0 हो जाएगा। भाई अगर मैंने 10 की पावर -3 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6, मतलब पहले 1000 गुना कम था, अब 10 लाख गुना कम हो गया, ठीक है ना। तो 10 लाख गुना कम मतलब और छोटा हो गया ना, बहुत छोटा हो गया। तो कहने का मतलब एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ईपी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो ईपी की वैल्यू आएगी बच्चों आर स्क्वायर, और ये हो गया 0, इसकी पावर कितनी, 3/2, देखो अपॉन के 2 से मल्टीप्लाई का 2 कट गया, आर की पावर 3 बच रहा है, ठीक है, आर की पावर 3 बच रहा है। तो ईपी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास में, ईपी की जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, वो आ रही है KP बाय आर क्यूब, KP बाय आर क्यूब। ये कहां पर आई भाई, ये आई इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो कल आपने निकाली थी कहां पर, एक्सिस पर, कल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक्सिस पर, वो इसका डबल थी, देखो एक्सिस पर कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सिस, वो थी आपके पास में K इंटू 2P डिवाइडेड बाय आर क्यूब, इसका डबल हुआ ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी है, KP बाय आर क्यूब, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। आप यहां पर चाहो तो K की वैल्यू रख सकते हो, K की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसी के साथ में ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम्स 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।